प्रभात रंजन जी ने कही, उसको आचार्य विनोबा भावे ने कहा था कि इस समाज में दो ही प्रकार के लोग हैं, एक राहु है और एक केतु है। एक गला ही गला है, ऊपर का सिर ही सिर है जो सोचता ही सोचता है, और एक हाथ ही हाथ है जो काम ही करता है, काम ही करता है। दोनों में कोई मेल नहीं है। इसलिए जो प्रभात रंजन जी ने अपनी बात में कहा कि जिस तरह के प्रयोग होने चाहिए, जिस तरह के प्रयास होने चाहिए, वो हो नहीं पाते हैं। हम लोग ये मानते तो हैं कि हाथ से काम होना चाहिए, लेकिन हाथ से काम करने वाले की इज्जत नहीं कर पाते। हमारे अपने रोजमर्रा के दिन में अगर हम देखेंगे तो हाथ से काम करने वाले आदमी को जो सम्मान मिलना चाहिए वो हम नहीं दे पाते। मैं जब हरिजन सेवक संघ का काम मुझे सौंपा गया तो उसके 2-4 महीने के बाद ही मुझे लगा, आपको मैं एक जानकारी ये देना चाहता हूँ कि जितना भी सफाई का काम देश में हुआ है, स्वच्छता का काम इस देश में हुआ है, इसको जो मुख्य इसको एक सम्मान दिया गया, इस काम को महात्मा गांधी ने दिया। 1932 में जब रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी का एक अभियान शुरू हुआ तो सबसे बड़ा काम था कि जो स्कैवेंजर्स हैं वो जिस तरह से अपना जीवन बसर कर रहे हैं, जिस तरह से समाज में रह रहे हैं और जिस तरह की जिंदगी वो बसर कर रहे हैं, वो अत्यंत दयनीय और दुखदायक थी। उस पर जितने एक्सपेरिमेंट हुए उसका मैं जिक्र यहाँ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आज आपको जो समाज में खड़ा झाड़ू दिखाई देता है, ये उसी समय की खोज है जब ये देखा गया कि हाथ से झाड़ू लगाने से, छोटा झाड़ू लगाने से कमर में दर्द हो जाती है, इसलिए कोई दूसरी खोज होनी चाहिए जिससे कमर में दर्द ना हो। ये इसलिए हो पाया क्योंकि उस समय के जो लोग थे उन्होंने झाड़ू लगाना शुरू किया था। अन्यथा तो हमारी माताएं बहनें घर में झाड़ू लगाती थी, किसी का ध्यान इस बात को लेकर के नहीं गया कि छोटा झाड़ू लगाने से कमर में दर्द हो जाती है। जब आदमी नॉन ट्रेडिशनल आर्टिजन, नॉन ट्रेडिशनल जो लोग होते हैं, जो वो उस काम में लगते हैं, तो नई नई खोज होती है। खोज के बारे में जब हम बात करते हैं तो खोज किसी की बपौती नहीं है। पढ़े लिखे लोग ही खोज कर सकते हैं ऐसा मैं नहीं मानता, अनपढ़ लोग भी खोज कर सकते हैं। और जब मैं इसकी बात करता हूं तो इस देश में इंडस्ट्री का जितना विस्तार हुआ है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट जितने लोग थे वो कोई इंजीनियर नहीं थे, वो कोई एमबीए नहीं थे, बिरला इंजीनियर नहीं था, टाटा इंजीनियर शायद नहीं था, धीरूभाई अंबानी इंजीनियर थे, जितने भी नाम लोगों के लेंगे वो इंजीनियर नहीं थे। कालका से शिमला की जो रेलवे लाइन बनी है वो कहा जाता है किसी इंजीनियर ने नहीं, एक पशु चराने वाले ने उनको रास्ता बताया कि इस रास्ते से अगर लाइन बनाएंगे तो आप शिमला पहुंच जाएंगे। तो खोज किसी व्यक्ति का उत्तराधिकार नहीं है, किसी व्यक्ति का अपना अधिकार नहीं है, ये तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जब मैंने हरिजन सेवक संघ का काम संभाला तो मुझे लगा कि सफाई के काम में मुझे जुड़ना चाहिए। हम लोगों ने तय किया कि शनिवार को सुबह 7 बजे से, सर्दियों का समय है तो 7:30 बजे से, और गर्मियों का समय है तो 7:30 बजे से, जितने लोग वहाँ काम करते हैं वो तो झाड़ू लगाएंगे या खुरपा चलाएंगे या फावड़ा चलाएंगे, सब लोग घंटा 1.5 घंटा मिल करके काम करेंगे और उसके बाद मिल करके नाश्ता करेंगे। उसमें ना कोई सेक्रेटरी है, ना कोई कार्यकर्ता है, ना कोई सफैया है, ना कोई वर्कर है। और आज तक हम उस प्रक्रिया को चला रहे हैं। आज भी सुबह 7 बजे मैं पहुँच गया था वहाँ और भरपूर काम करते हैं। क्या आज का जिस तरह का समाज जिसकी हम बात करते हैं, हमारे घरों में मैं मेरा बाथरूम स्वयं साफ करता हूँ, और मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने, मेरे घर पर कोई चला जाए और मेरे बाथरूम में जाकर के अगर आप खाना ना खा सकें तो मुझे इस मंच से उतार दीजिए। वो बाथरूम, मेरे घर में कोई बाथरूम साफ करने वाला नहीं है। अगर हम अपने हाथ से काम करते हैं तो ही हाथ से काम करने वाले की इज्जत कर सकते हैं, तो ही उसकी जिसके पाँव न फटी बिवाई सो क्या जाने पीड़ पर आई। जिसने काम किया नहीं उसको काम का दुख, काम का दर्द क्या होता है वो समझ नहीं सकता है।
गांधी जी के जितने रचनात्मक कार्यक्रम 18 रचनात्मक कार्यक्रम हैं उसमें खादी मुख्य कार्यक्रम है। अगर उसका आप ध्यान से देखेंगे उन सारे कार्यक्रमों में हाथ से काम करने की प्रेरणा है, सोच है और खुद करने की उसमें शमूलियत है। विनोबा जी ने जब देश में एक आध्यात्मिक स्तर पर बहुत काम हुए हैं, लेकिन हमारे हिंदू फिलॉसफी में महिलाओं को ब्रह्म विद्या की साधना का अधिकार नहीं है, ऐसा माना जाता है। विनोबा जी ने जो आश्रम की स्थापना की पवनार में, जिसमें 30 महीने काम करती हैं, उनको ये समझाया गया कि ऋषि खेती करना आपका पहला काम है, इसलिए जितना वो एरिया है उसमें बैल से खेती नहीं होती है, हाथ से खेती होती है। और उनको सिखाया गया कि आपका स्वावलंबी जीवन होगा तो आप ब्रह्म विद्या की साधना कर सकेंगे। 2 काम हुए उसमें। एक तो ब्रह्म विद्या की साधना महिलाएं कर सकती हैं, ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई, और दूसरा उन महिलाओं को हाथ से काम करके स्वावलंबन सिखाया गया। और जब वो किसी को स्वावलंबन की बात करती हैं तो उससे उन लोगों को प्रेरणा मिलती है। हम जब हाथ के काम की बात करते हैं, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ तक बात सही है, लेकिन जब माओ से तुंग ने कल्चरल रेवोल्यूशन किया चाइना में, तो कहा जाता है कि लोगों के हाथ देखे गए, जिनके हाथों में छाले नहीं थे उनको गोली मार दी गई। ये माना गया कि जो हाथ से काम नहीं कर सकता है वो समाज में रहने के काबिल नहीं। आज जिस तरह के समाज में हम रह रहे हैं, जिस तरह का समाज का ढांचा बना रहे हैं, यहाँ कोई शिक्षाविद लोग बैठे होंगे, बहुत सारी चर्चाएं शिक्षा को लेकर के होती हैं, शिक्षा का जो स्वरूप है उसको बदलने के लिए बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। लेकिन ये प्रभात रंजन जी ने ठीक कहा कि कितने इंजीनियर हैं इस देश में जो इंजीनियरिंग का काम करते हैं, सारा हिसाब लगाएंगे तो वाउचर पास करने का काम करते हैं, इंजीनियरिंग नहीं करते। कितने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं इस देश में जिन्होंने बीएससी एमएससी कर रखा है, जिन्होंने कोई सक्सेसफुल फार्म, एग्रीकल्चर फार्म चलाया हो। जितने एग्रीकल्चर हो रही है इस देश में वो सब अनपढ़ लोग कर रहे हैं, मजदूर लोग कर रहे हैं। जितना अन्न हमको मिल रहा है वो सब उन गरीब लोगों का, उनके हाथों की मैल है जो हम लोग यहाँ खाते हैं, जिसका लाभ हम उठाते हैं। अदरवाइज हमारे जो साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, वो इस कैपेसिटी के भी नहीं हैं। मुझे माफ करेंगे अगर कोई यहाँ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बैठा है, क्योंकि मैंने देखा है कि जो साइंटिस्ट बना वो साइंस को छोड़ करके बाकी सारे काम करता है, जो इंजीनियर बना वो इंजीनियरिंग छोड़ करके बाकी सारे काम करता है। मित्रों, मैंने गौशाला की बात आपको बताना चाहता हूं। जो किसान की गाय है उसका अगर पूरा हिसाब लगाया जाए तो 50 से 60 रुपए किलो दूध उसको कॉस्ट प्राइस है उसकी, और वो 20 से 25 रुपए किलो दूध बिकता है। 50 से 60 रुपए किलो जिस प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस है, वो प्रोडक्ट 20 से 25 रुपए किलो बेचने के बाद वो आदमी प्रॉफिट कमाता है, अपने बच्चे पालता है, बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों को एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनाता है, और वो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनने के बाद जब वो अपना बिजनेस शुरू करता है तो वो फेल हो जाता है। कौन सा मैथमेटिक्स है इसमें? कौन सा बिजनेस फार्मूला है कि 60 रुपए किलो कॉस्ट प्राइस के बाद 20 रुपए किलो दूध बेच करके, 20 रुपए किलो प्रोडक्ट बेच करके प्रॉफिट कैसे कमा लेता है, अपना काम कैसे चला लेता है? ये हिंदुस्तान की इकोनॉमी थी, कि हिंदुस्तान के रूरल एरिया की इकोनॉमी थी, जिसको सोच समझ करके प्लानिंग के ढंग से उसको नेस्ता नाबूद करने का प्रयास किया गया। प्रभात रंजन जी, ये केवल ढाका की मलमल बुनने वाले बुनकरों का सवाल नहीं है, ये पूरे देश के सिस्टम में इस तरह के प्रयास किए गए हैं कि हाथ से काम करने वाले आदमी को इतना नीचे गिरा दो कि वो समाज में कोई प्रतिष्ठा पा नहीं सके। हम कहते हैं कि डिग्निटी ऑफ लेबर होनी चाहिए, लेकिन अगर मजदूर कोई कीचड़ से लथे हुए कपड़ों के साथ हमारे पास से गुजर जाए तो हम जिससे पीछे हटने की कोशिश करते हैं। यदि हमने इस हाथ के काम को कदर नहीं की
हाथ से काम करने वाले की कदर नहीं की, तो किस तरफ जाएगा, किस तरफ जाएंगे लोग? ये सवाल एक नहीं है, और इस सवाल का जवाब ना तो प्लानिंग कमीशन के पास है, ना नीति आयोग के पास है। इस प्रश्न का जवाब नेत्रहाट के पास है। क्योंकि जहां से बच्चे, जहां से लोग अपने हाथ से काम करना सीखते हैं और अपने हाथ से काम करते हैं। अपने हाथ से काम करने का मतलब ये नहीं है कि हम केवल झाड़ू लगाते रहें, उसके साथ एक विचार। कितनी महिलाएं गांधी के पहले इस देश में झाड़ू लगाती थी, तो गांधी ने झाड़ू लगाया तो वो महान बन गया। देश के प्रधानमंत्री ने झाड़ू पकड़ा तो एक मूवमेंट बन गई। यदि समाज का संभ्रांत परिवार, समाज के संभ्रांत लोग जो अपने आप को बहुत ही अग्रणी समझते हैं, वो अगर इस तरह की मिसाल पेश करें कि हाथ के काम से समाज का निर्माण हो सकता है, हाथ के काम से समाज आगे बढ़ सकता है। हम लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? 2 जमा 2 4 सिखाना ही सिखाना है उसको। क्यों? क्योंकि उसी से उसको नंबर मिलेंगे, उसी से उसको नौकरी मिलेगी। तो जब 2 जमा 2 4 सीखने से ही मुझे नौकरी मिलनी है, तो मैं 2 खुरपे लेकर के काम करने की कोशिश क्यों करूंगा? आज लोग बहुत सारे मेरी इस बात से आप लोग भी शायद सहमत नहीं होंगे, बच्चों की मजदूरी का प्रश्न है, बाल श्रम। मित्रों, मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं। इस देश का कोई भी माँ बाप, वो गरीब था या गरीब है, वो रिक्शा चलाता है या मजदूरी करता है, अपने बच्चे को मजदूर नहीं बनाना चाहता। खुद भूखा रह करके अपने बच्चे को ऐसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है जहां पढ़ा करके उस बच्चे को मजदूरी से बाहर निकाल सके। जब कोई माँ बाप अपने बच्चे को मजदूर बनाना नहीं चाहता है, तो फिर ये बाल श्रम करने वाले बच्चे आए कहां से? ये कौन सी व्यवस्था है? ये कौन से कारण हैं जिसके लिए बच्चे को बाल मजदूरी करने की मजबूरी पैदा हो रही है? क्या इसके लिए समाज जिम्मेदार नहीं है? महात्मा गांधी की एक स्टोरी है, रस्किन की किताब है अनटू दिस लास्ट। वो किताब किसी ने गांधी को दी और गांधी ने लिखा है कि मैं जब पढ़ने लगा तो मैं रात भर सो नहीं सका जब तक मैंने किताब पूरी नहीं पढ़ ली। उसमें कहानी है, एक आदमी के पास कोई मजदूर गया, उसको मजदूरी के काम में लगा दिया। 2 घंटे के बाद कोई दूसरा मजदूर गया, उसको भी काम पर लगा दिया। कुछ समय के बाद तीसरा मजदूर गया, उसको भी काम पर लगा दिया। शाम तक उसके पास मजदूर आते रहे, उन सबको वो काम पर लगाता रहा। जब मजदूरी का समय समाप्त हुआ तो सबको बराबर बराबर मजदूरी दी। तो जो सुबह से काम कर रहा था, उसने प्रश्न खड़ा किया कि भाई, मैं तो सारा दिन काम किया, मुझे भी आपने $2 दिए या $1 दिया, और जिसने 1 घंटा काम किया उसको भी $1 दिया, यह अन्याय है। तो उस आदमी का जवाब इस समाज व्यवस्था पर नए प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। उसने कहा कि मैंने आपके साथ $1 का वायदा किया था, वो मैंने आपको दिया, आपका कोई शोषण नहीं किया। लेकिन जो व्यक्ति सुबह से मजदूरी की तलाश में घूम रहा था, उसको दिन भर मजदूरी नहीं मिली। उस मजदूरी न मिलने के कारण न तो उसके बच्चों की भूख कम हुई है, न उसके बच्चों की जरूरत कम हुई है, लेकिन उसको मजदूरी नहीं मिली है, इसलिए उसको भी उतने ही पैसे की जरूरत थी, मैंने उसको उतना पैसा दिया है। क्या इस समाज व्यवस्था को बदलने के लिए कोई लोग निकल सकते हैं? निकल रहे हैं? क्या इस समाज व्यवस्था का जो दोष है उस व्यक्ति को क्यों भुगतना पड़ना चाहिए? तो यदि हम लोग समाज में इस तरह की नीतियां बनाते हैं, तो बहुत अच्छी बात कही प्रभात रंजन जी ने। यह सवाल केवल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का नहीं है। अगर आप देखेंगे तो देश का जो स्मॉल स्केल सेक्टर है उसकी प्रोडक्शन 60% कम हो गई है। खाद्य ग्रामोद्योग की बात करेंगे, उसकी प्रोडक्शन भी कम हो रही है, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन को
अगर आदमी एक प्रोडक्शन करने के लिए जाता है, हमारी नीतियां हैं, स्मॉल स्केल सेक्टर वाला अगर प्रोडक्शन करता है तो उसको एक साल में 27 इंस्पेक्टर्स का सामना करना पड़ता है। वो कौन है लोग? इस्टेब्लिश्ड हैं, नौकरी है, उनकी सारी सुविधाओं का सरकार ख्याल रखती है, बीमार हो जाए तो मेडिकल सुविधा देती है, रिटायर हो जाए तो पेंशन देती है। वो सारे ही लोग, ये जो एंटरप्रीनियर्स लोग हैं, जो देश के 40% एक्सपोर्ट ऑफ दिस कंट्री ये स्मॉल स्केल सेक्टर का है या था, उन लोगों पर जाकर के सवारी करते हैं। क्या हुआ? वो हाथ का काम छोड़ करके जब ट्रेडिंग में गया, उसको आनंद आने लगा। चाइना माल पैदा करता है, हिंदुस्तान में ट्रेडिंग होती है। ये जो हिंदुस्तान में ट्रेडिंग होती है, चाइना में ऐसी कौन सी चीज है जो वहां माल सस्ता बन जाता है, और हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी चीज है जो हिंदुस्तान का माल महंगा बनता है या हिंदुस्तान का मैन्युफैक्चर काम नहीं करना चाहता है? क्योंकि हमारी नीतियां इस तरह से बन गई कि ट्रेडिंग करने वाले को लाभ मिलने लगा और मैन्युफैक्चरिंग करने वाले को घृणा मिलने लगी। हमारे देश में सफाई करने वाले से घृणा करते हैं, मेहनत करने वाले से घृणा करते हैं, मजदूरी करने वाले से घृणा करते हैं, गांव में रहने वाले से घृणा करते हैं। घृणा का एक वातावरण है इस देश में। ऐसे मौके पर आप इस कार्यक्रम के आयोजकों ने जिस ढंग से इस दिल्ली को सेंसिटाइज करने का प्रयास, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, प्रयास तो प्रयास है। पानी की एक बूंद रेगिस्तान में कुछ नहीं कर सकती, लेकिन पानी की एक बूंद को यह समाधान होगा कि मैंने मेरी जो ताकत थी उतनी ताकत के साथ रेगिस्तान को हरा भरा करने की कोशिश की। इसलिए प्रयास कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आपने जो प्रयास किया है, इस देश की राजधानी में रहने वाले लोगों को सेंसिटाइज करने का जो प्रयास किया है, अपने हाथ से काम करने का जो प्रयास किया है, मेरे जैसे लोगों ने जिस तरह से हाथ से काम करने की कोशिश की है, उनको अप्रिशिएट करने का जो आपने प्रयास किया है, इससे इस आंदोलन की ताकत बनेगी। और ये तरीका है, आपने अच्छा रास्ता निकाला है, 1 to 1 से काम करेंगे, हफ्ते में 1 घंटा सब लोगों को लगना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि अगर मैंने अपने गमले में एक मिर्च का पौधा लगाया और उसमें 1 मिर्च पैदा हुई, तो हिंदुस्तान में 5000 करोड़ मिर्चें पैदा होने वालों में 1 मिर्च का हिस्सा मेरा हो गया है। ये मेरा श्रम है, ये मेरी कंट्रीब्यूशन है, देश के ग्रोथ में मेरी कंट्रीब्यूशन है। क्या हम हिंदुस्तान के हर गमले में मिर्च लगा सकते हैं? हर गमले में बैंगन लगा सकते हैं? हर गमले में गाजर लगा सकते हैं? हर देश जमीन का हर कोने को इसके लिए उपयोग कर सकते हैं, अपने श्रम के लिए उपयोग कर सकते हैं, अपने हाथ के काम के लिए उपयोग कर सकते हैं, लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं, लोगों को प्रेरणा मिल सकती है। मित्रों, अगर पूरा जो समाज में जिस ढंग से व्यवस्था बनी है और जितना हमारे दर्शन शास्त्रियों ने लिखा है, उसको हम अपने अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से हम सब गांधी तो नहीं बन सकते, लेकिन लक्ष्मीदास जरूर बन सकते हैं। जो हैं वो जरूर बन सकते हैं। मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक कहानी है, सब लोगों ने सुनी होगी, उसको कह कर रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी है। उन्होंने लिखा है कि कभी सूरज को इच्छा हुई कि भाई मुझे अब आराम करना चाहिए, तो उसने कहा कि मैं छुट्टी जाऊंगा। तो समाज में बड़ा मुश्किल हो गई, ऋषि मुनि, कि भाई सूरज अगर छुट्टी चला जाएगा तो सारा अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा, रात ही रात हो जाएगी, तो करेंगे क्या? कौन बचाएगा इस संसार को? सब लोग चिंतित थे। तो जुगनू ने कहा कि महाराज चिंतित मत होइए, मैं दुनिया का अंधेरा खत्म नहीं कर सकता, पर जहां मैं रहूंगा वहां कभी अंधेरा आने नहीं दूंगा। तो मैं दुनिया में शांति पैदा नहीं कर सकता, मैं समाज में दुनिया में मजदूरी में इसकी लेबर की प्रतिष्ठा कायम नहीं कर सकता, लेकिन जहां मैं रहूंगा वहां कोई मजदूर दुखी नहीं होगा, इतना आश्वासन मैं दे सकता हूं। और अगर देश का हर नागरिक इतना आश्वासन देता है तो ये समाज हरा भरा समाज बनेगा। आपने प्रयास किया, बहुत अच्छा प्रयास किया, आपको साधुवाद, आपको धन्यवाद, आपको आभार। इस तरह के प्रयास क्या कहा जाए इसके बारे में? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि
प्रधान जी ने अक्सर बुलाते थे किसी को बोलने के लिए असेंबली हॉल में, और वहाँ कोई बोल रहे हैं और हम नेत्रहाट में बैठकर उनको सुन रहे हैं। ये हमारे शिक्षकों की भाषा थी। दास साहब ने जो आज आपके सामने कहा है, एक पूरा चित्र खींच दिया है उन्होंने, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें उनके दर्शन हुए और उनसे कुछ सुनने का मौका मिला। अब ये बात जब आ रही है और जब दास साहब ये महसूस करते हैं कि नेत्रहाट में सारी चीज़ें हैं जो उनके मन में है, मैं छोटी सी घटना आपको बता दूं। इसी JNU में आज से 20-25 वर्ष पूर्व मैं एक कल्चरल टीम लेकर आया था शिक्षक की हैसियत से। मैं पटना यूनिवर्सिटी का टीचर था और मेरे साथ एक कल्चरल टीम आई थी, और उसमें कुछ नाच गानों का प्रोग्राम था, कुछ गज़ल का प्रोग्राम था। आज वो गज़ल गायक बड़े अच्छे शशांक शेखर हो रहे हैं, उसमें संतोष नाहर भी थे, और बड़े अच्छे उसमें नृत्य करने वाले भी बच्चे थे। और एक नाटक था डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का अप्रासंगिक, जिसमें मैं अभिनय कर रहा था, और नासिरा शर्मा जी हमारे दर्शकों में थी, और उन्होंने हमें बुलाया था चाय पर। तो एक ऐसा संजोग आया कि हमें बदलना था दृश्य, और क्योंकि जब गायन होता था तो गद्दा बिछता था, चादर बिछती थी, जब नृत्य होता था तो उसको हटाना पड़ता था। तो मैं और मेरे साथ 15-20 बच्चे थे, तो मैं भी लगा रहता था और हटाने में, और उसको अच्छा ये कोई कॉन्शियस लेवल पर नहीं हो रहा था। ऑडियंस में एक लड़का नेत्रहाट का था, वो मुझे नहीं जानता था। उसने कहा, बाय द वे, इज ही फ्रॉम नेत्रहाट बाय एनी चांस? दिस इज नेत्रहाट। ये काम इनिशिएटिव लेकर करना। और एक और बात बता दूं आपको, पटना में जो सीवरेज जो साफ़ करते हैं, जो स्कैवेंजर्स होते हैं, जिस काम को हम बहुत गंदा समझते हैं, जो शौचालय की हमने तो ट्रेनिंग ली है नेत्रहाट में साफ़ करने की। मैंने पूछा कि तुम लोग अंदर जाते हो, कैसा लगता है? वो तो जाते हैं अंदर सफाई करने के लिए, या बाल्टी से निकालते हैं। बोले कि सर ये तो सब मिट्टी है, ये मिट्टी है हमारे लिए, हम जिससे घिनाते हैं वो उनसे नहीं घिनाते हैं। एक दूसरा मुझे याद है